चलो हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कोशिका। दोनों ही क्लास में है, 11th सी और 11th डी में। दोनों ही बच्चों को पढ़ना है। जो भी कॉमन टॉपिक है वो स्टार्ट करूंगी मैं साथ में। ठीक है। कोशिका की परिभाषा क्या होती है? सजीवों के शरीर की सूक्ष्मतम, देखो ये वर्ड्स लिखना जरूरी है, सबसे छोटी भी लिख सकते हैं, संरचनात्मक। संरचनात्मक क्यों? क्योंकि संरचना बनाती है। और क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। ये सारे वर्ड लिखना है, सबसे छोटी, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। माइक ऑन नहीं करेंगे कोई भी। दिव्यांशी अपना माइक ऑफ करो। दिव्यांशी, नीचे ग्रीन कलर का साइन आ रहा है कैमरे का और माइक का, उसको ऑफ कर दो। कैसे होता है? देखो जो नीचे लाइन बनी हुई है उसमें ग्रीन कलर लिखा, ग्रीन कलर से बना हुआ है, माइक बना हुआ है, देखो उस पर क्लिक कर दो, वो रेड हो जाएगा तो आवाज बंद हो जाएगी। ठीक है, हो ही नहीं रहा है। कैमरे का साइन आ रहा है, उसके पास में ग्रीन कलर का साइन है, देखो मैं करती हूँ। ठीक है, हो गया है ना। सजीवों के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, ये डेफिनेशन बिल्कुल ऐसी कैसी याद करनी है। संरचनात्मक क्योंकि संरचना बनाती है, क्रियात्मक क्योंकि क्रिया करती है। ठीक है, कोशिका कहलाती है। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक लिया है मैंने, जो पहले भी पढ़ा हुआ होगा तुम लोगों ने। साथ के साथ लिखते भी जाएंगे, जो क्लास वर्क वाली कॉपी है। खोज किसने की थी कोशिका की? खोज की थी कोशिका की रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। इसने जो कोशिका की खोज की वो मृत थी। कौन सी कोशिकाओं में की? कॉर्क कोशिकाएं। कॉर्क कोशिकाएं कौन सी होती है? जो तने की छाल है, जो सड़ जाती है, मर जाती है, छाल जो होती है मरी हुई कोशिकाएं होती है, उसमें रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की है सबसे पहले। फिर आता है जीवित कोशिका की खोज किसने की है? जीवित कोशिका की खोज की है एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक ने। ठीक है, ल्यूवेन भी याद कर सकते हो, केवल इतना ही। मृत कोशिका की खोज है रॉबर्ट हुक ने, जीवित कोशिका की खोज की है एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक ने। अगर पूछे सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की है तो रॉबर्ट हुक आएगा। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की है तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक आएगा। ये सभी नोट करना है हमें कॉपी में, जब मैं स्कूल आऊंगी तो ये सारा काम देखूंगी। कॉपी लेके बैठनी है, थोड़ा थोड़ा टाइम दूंगी बीच में लिखने के लिए। तो दोनों चीजें याद करनी है। बहुत सारे वैज्ञानिक है पर हम सारे नहीं लिखेंगे, जितने जितने जरूरत है उतने ही हम लिखेंगे। ठीक है, खोज रॉबर्ट हुक ने, अगर क्वेश्चन आता है सबसे पहले किसने की है तो रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले जीवित की किसने की है तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। लिख लिए हैं?
ठीक है। अब कोशिकाओं को हम कुछ भागों में बांटते हैं, जैसे कि एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, ये सिंपल सी चीज है, ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है वो एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ऐसे जीव जिनका शरीर दो या दो से अधिक कोशिकाओं से बना होता है, ऐसे जीव बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। ठीक है, सिंपल चीज है। बहुकोशिकीय कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कोशिका सिद्धांत। ये थ्योरी वाली चीज है जो हम पहले पढ़ रहे हैं। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? वो वैज्ञानिक है स्वान, और स्लाइडेन भी बोलते हैं, स्लीडेन भी लिखा हुआ आता है। इंग्लिश के हिंदी करे हुए हैं इसलिए अलग अलग जगह अलग अलग लिखा हुआ है। स्वान और स्लीडेन या स्लाइडेन नामक वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत दिया। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला पादप व जंतु का शरीर कोशिका से या कोशिका उत्पाद से बना होता है। ठीक है, स्वान और स्लाइडेन ने कोशिका सिद्धांत दिया, और क्या बोला इसने कि पादप और जंतुओं का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। सिंपल सी चीज है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया है। सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है, और यही बात स्वान और स्लाइडेन ने कही और उसको बोल दिया कोशिका सिद्धांत। फिर एक और वैज्ञानिक आए, रुडोल्फ वर्चो, विर्चो, कुछ भी नाम हो सकता है। ठीक है, वर्चो, विर्चो, रुडोल्फ विर्चो आए एक और वैज्ञानिक। कोशिका सिद्धांत में स्वान और स्लाइडेन ने इतनी सी बात बोली है। फिर रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक आए, इन्होंने बोला कि जो नई कोशिकाएं बनती है, जैसे मान लो कि हमारे शरीर की कोई कोशिकाएं खत्म हो गई है, नष्ट हो गई है, वो किससे बनती है? पुरानी कोशिकाओं से। तो नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से जो पुरानी कोशिकाएं हैं उन्हीं से होता है। हमारे कोशिका की कोई, हमारे शरीर की कोई भी कोशिका अगर खराब हो जाती है तो नई कोशिका ही बनेगी, और नई कोशिकाएं किससे बनेगी? पुरानी जो पहले से उपस्थित है वहां पर, उन्हीं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये किसने बोला? रुडोल्फ वर्चो। ठीक है, तो ये दो वैज्ञानिकों के नाम याद रखना है, स्वान और स्लाइडेन। मेन तो तुम्हारी यही आएगा, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्वान और स्लाइडेन ने दिया। ठीक है, अब तीन बातें हो गई हैं कोशिका सिद्धांत में। पहली कि सभी जीवों का, पादप हो या जंतु, इनका शरीर किससे बना होता है? कोशिकाओं से बना होता है। दूसरी बात हो गई, नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से स्थित पुरानी कोशिकाओं से होता है। और तीसरी बात जो हमने इसकी परिभाषा लिखी थी कि शरीर की सबसे सूक्ष्मतम संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। ठीक है, शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। जो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ वो आपको कॉपी में भी नोट करना है। मैं आपको नोट्स भेजूंगी लंबे चौड़े, परंतु ये शॉर्ट में भी हमको लिखना है ताकि याद करने में आसानी रहे। ये जितना मैं लिख रही हूँ उतना आपको याद करना है।
ठीक है, 3 बातें हो गई, वापस रिपीट कर रही हूँ। पादप और जंतुओं का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से उपस्थित कोशिकाओं से होता है। और तीसरा पॉइंट है, शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। ठीक है, ये कोशिका सिद्धांत के अंदर 3 बातें हमें लिखनी है। अगर आता है क्वेश्चन कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया है, तो स्वान और स्लाइडेन वैज्ञानिक आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम कोशिका देखेंगे कि कोशिका कैसे होती है। तो कोशिका के बाहर एक परत होती है जिसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के अंदर जो भी भरा होता है, कुछ भी हो इसके अंदर, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे केंद्रक हो, चाहे राइबोसोम हो, कुछ भी हो, जितना भी पदार्थ इसके अंदर भरा है उसको बोलते हैं जीव द्रव्य। ठीक है, एक गोला बना के उसके अंदर लिख लो जीव द्रव्य। कंप्लीट कोशिका झिल्ली के अंदर जो कुछ भी है उस सभी को हम बोलते हैं जीव द्रव्य। ठीक है, अगर मान लो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ज्यादा सिंपल वाली जो कोशिकाएं होती है उसमें अंदर केंद्रक तो होता नहीं है। कोशिका झिल्ली के अंदर जो भी मटेरियल है उसको हम बोलते हैं जीव द्रव्य। या हम अगर परिभाषा बोले तो हम बोल सकते हैं कि कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाने वाला संपूर्ण द्रव्य जीव द्रव्य कहलाता है। ठीक है, अब दूसरा डायग्राम मैं बना रही हूँ यहाँ पे। ये गोला है, कोशिका झिल्ली है। मान लो अंदर केंद्रक है, केंद्रक होता है बीच में, तो ये केंद्रक की झिल्ली हो गई। ठीक है, केंद्रक के अंदर जो द्रव्य होगा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, केंद्रक के अंदर जो भी भरा हुआ है उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। अगर दिख ना रहा हो तो मैं बोल रही हूँ उसके हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, कोशिका झिल्ली है बाहर, कोशिका झिल्ली के अंदर मान लो जीव द्रव्य, ये पूरा जो है वो जीव द्रव्य ही है। अगर हम कंप्लीट भाग को बोलें तो चाहे केंद्रक हो चाहे कुछ भी हो अंदर, इस सभी को हम जीव द्रव्य कहते हैं। अगर बीच में केंद्रक है तो केंद्रक के चारों तरफ जो झिल्ली है उसे हम केंद्रक झिल्ली बोलेंगे, और केंद्रक के अंदर जो भी भरा होगा उसे हम केंद्रक द्रव्य बोलेंगे। ठीक है, अब ये वाला पार्ट बच गया, देखो इसको क्या कहेंगे हम। अगर इस पूरे की बात करें कि ये कोशिका झिल्ली के अंदर जितना भी भरा हुआ है इसको तो हमने जीव द्रव्य कह दिया। ठीक है, चाहे वो केंद्रक ही हो। अब ये केंद्रक को अगर हम अलग सेपरेट कर दें तो अंदर वाले भाग को हमने केंद्रक द्रव्य बोला है, तो ये जो बाहर वाला बचा हुआ पार्ट है उसको हम बोलेंगे कोशिका द्रव्य। ऐसा नहीं है कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाला सभी पदार्थ कोशिका द्रव्य कहलाता है, नहीं। कोशिका झिल्ली के अंदर जो भी होता है वो जीव द्रव्य होता है। अब जीव द्रव्य के भी 2 भाग हो गए, बीच में केंद्रक द्रव्य और चारों तरफ कोशिका द्रव्य। परिभाषा लिखेंगे हम, कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य जीव द्रव्य कहलाता है। दूसरी लिखेंगे है, केंद्रक झिल्ली के अंदर पाए जाने वाला द्रव्य केंद्रक द्रव्य कहलाता है। तीसरी परिभाषा लिखेंगे कोशिका द्रव्य की, कोशिका झिल्ली, देखो ये है कोशिका झिल्ली और ये है केंद्रक झिल्ली। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच पाया जाने वाला द्रव्य कोशिका द्रव्य कहलाता है। ठीक है, तीनों डेफिनेशन क्लियर है। रिपीट कर रही हूँ, कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाने वाला द्रव्य जीव द्रव्य, केंद्रक के अंदर केंद्रक झिल्ली के अंदर पाया जाने वाला केंद्रक द्रव्य, कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में पाए जाने वाला कोशिका द्रव्य कहलाता है।
ठीक है, ये सिंपल कोशिका की संरचना बनाई है मैंने। ठीक है, मिटा रही हूं मैं। अब दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रो का मतलब होता है पुराना या आद्य। कैरियो का मतलब होता है केंद्रक। केंद्रक पूरी तरह से विकसित नहीं है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक पूरी तरह से विकसित नहीं है। केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ ताकि तुम लोग साथ में लिख लो। केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। सिंपल कोशिकाएं होती हैं ये। प्रोकैरियोटिक में सारे जीवाणु आते हैं। जैसे एक जीवाणु का नाम दही बनाने वाले का लैक्टोबैसिलस। ठीक है, सारे जीवाणु आते हैं प्रोकैरियोटिक में। बिल्कुल सिंपल कोशिका होती है ये। इसमें पूरी तरह से केंद्रक नहीं पाया जाता। कैसी होती है, चित्र बनाएंगे। अभी हमने जो चित्र बनाया सबसे बाहर क्या बनाई है हमने, केंद्रक झिल्ली। प्रोकैरियोटिक में बाहर केंद्रक झिल्ली के बाहर भी एक और झिल्ली पाई जाती है, एक और परत पाई जाती है, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। देखो अब एक्स्ट्रा चीजें आती जाएंगी। जो बेसिक सिंपल चीजें थी वो मैंने पहले बता दी। केंद्रक, सॉरी केंद्रक नहीं, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली के ऊपर भी एक परत है इसमें, उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली के अंदर जो भी भरा हुआ है सब जीव द्रव्य है। अंदर केंद्रक होना चाहिए, इसमें केंद्रक नहीं है। केंद्रक के अंदर क्या मिलता है, डीएनए मिलता है। ठीक है, डीएनए जो है इसमें ऐसे बिखरा हुआ पड़ा होता है। जब हम यूकैरियोटिक देखेंगे तो उसमें बिल्कुल केंद्रक होगा बीच में, केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाएगा। पर यहाँ क्या है, डीएनए बिखरा हुआ होता है। ये पूरा जो भी मटेरियल है अंदर, इसको हम बोलेंगे कोशिका द्रव्य। हम जीव द्रव्य भी बोल सकते हैं। कोशिका द्रव्य। तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है उसमें जो डीएनए होता है वो कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ पड़ा होता है, अरेंज्ड नहीं होता है, बिखरा हुआ है, कहीं पे भी पड़ा है। ये सब चीजें हम लिखते भी जाएंगे हिंदी में कि कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ डीएनए पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। कोशिका झिल्ली जो है वो अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड होती है यूं। ठीक है, किसमें, प्रोकैरियोटिक। ये जो भी चीजें मैं बता रही हूँ ये प्रोकैरियोटिक में पाई जाएगी। कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ फोल्ड हुई रहती है, इसे मीसोजोम कहते हैं। ये मीसोसोम श्वसन का कार्य करते हैं। ये जो सांस लेते हैं वो इनके द्वारा लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर और CO2 बाहर। ठीक है, डीएनए में लिख लेना, कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ रहता है। इसके अलावा बिल्कुल सिंपल कोशिकाएं हैं, ज्यादा चीजें इसमें नहीं पाई जाएगी। इसके अलावा इसमें राइबोसोम पाए जाएंगे। ये मैंने गोले बनाए हैं, ये है राइबोसोम। आपको नाम याद करना है, राइबोसोम होता क्या है, कैसे बनता है, ये अगली क्लास में आएगा। ठीक है, और राइबोसोम इसमें होते हैं 70S, ये भी याद करना है। 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। इसके अलावा
कुछ जीवाणुओं में, सारों में नहीं, कुछ जीवाणुओं में एक गोल डीएनए और पाया जाता है। ये जो डीएनए है ये तो सभी में मिलेगा, पर कुछ ऐसे स्पेशल जीवाणु भी होते हैं जिनमें एक और डीएनए मिलता है। उस डीएनए को हम बोलते हैं प्लाज्मिड। बस ये सिंपल सी कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक। प्रो मतलब पुराना, केंद्रक, केंद्रक सुविकसित नहीं होता है। चारों तरफ कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली के बाहर भी एक आवरण है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कुछ कुछ में ऊपर भी बन जाएगा एक और आवरण, क्योंकि इनके पास सेफ्टी नहीं है कुछ भी, इसलिए अपने ऊपर भी एक आवरण बना के रखते हैं। और सेफ्टी की अगर जरूरत पड़ती है इनको तो ऊपर भी एक कैप्सूल बना लेते हैं। ठीक है, तो कैप्सूल भी बनाओ, मिल जाएगा तुम्हें। इसके अंदर जो भी पदार्थ है कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य हम उसे बोलेंगे। केंद्रक कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ फोल्ड होती है जिसे मीजोजोम कहा जाता है, ये श्वसन का कार्य करता है। इसमें डीएनए जो है वो बिखरा हुआ होता है कोशिका द्रव्य में, और कुछ राइबोसोम पाए जाते हैं। कौन से? 70S प्रकार के। कुछ जीवाणुओं में एक गोला सा पाया जाता है, ये गोल सा डीएनए पाया जाता है जिसे प्लाज्मिड कहा जाता है। ठीक है, चित्र बना लेंगे। 2 मिनट का समय दे रही हूँ, 2-3 मिनट का। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। सिंपल सिंपल चित्र बनाया हमने प्रोकैरियोटिक का। ये सारी चीजें इसमें पाई जाती है, याद रखना है। 70S राइबोसोम, डीएनए कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ, प्लाज्मिड, मीजोसोम, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, राइब और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, वो इसमें नहीं पाया जाता है। हो गया? दूसरा है हमारे पास सेकेंड, यूकैरियोटिक कोशिका। यू का मतलब होता है सुविकसित, कैरियो का मतलब केंद्रक। ये वर्ड कहीं पर भी आता है इसका यही मतलब होगा, तो कैरियो याद रखना है। अगर कहीं और भी आएगा तो मैं पूछूंगी। तो ऐसी कोशिका जिसमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ठीक है, डायग्राम बनाएंगे हम यूकैरियोटिक कोशिका का। अब यूकैरियोटिक के उदाहरण क्या है? जीवाणुओं को छोड़कर जो भी कोशिकाएं हैं, जैसे कि जंतु की कोशिका हो गई, पादप की कोशिका हो गई, कवक की कोशिका हो गई, ये सारी कोशिकाएं क्या है? यूकैरियोटिक है, सभी डेवलप्ड है। केवल जीवाणु जो है वो डेवलप नहीं है, उसमें केंद्रक नहीं है। बाकी सारी सारी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, सुविकसित सारी कोशिकाएं यूकैरियोटिक है। अगर तुम जंतु कोशिका बनाओगे तो भी यूकैरियोटिक है, पादप वो भी यूकैरियोटिक है, कवक या दूसरी कोई कोशिकाएं बनाओगे तो वो भी सारी यूकैरियोटिक है। अब यूकैरियोटिक का हम चित्र बनाएंगे, तो इसमें भी सिंपल जो हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था।
कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोई भी शेप बना सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ नाम लिख दे रही हूँ मैं, कोशिका झिल्ली। साथ साथ में बनाते जाएंगे। कोशिका झिल्ली के अंदर जो भी है वो क्या कहलाता है? जीव द्रव्य। कोशिका झिल्ली के बीच में यहाँ पे पाया जाता है केंद्रक। केंद्रक में 2 झिल्लियां पाई जाती है, और ये 2 झिल्लियां आपस में पूरी तरह से जुड़ी नहीं होती, ऐसे ही बीच बीच में यहाँ पे छिद्र पाए जाते हैं ऐसे। केंद्रक के अंदर डीएनए होता है, इसमें उसमें बिखरा हुआ था, यहाँ पे केंद्रक के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए जो है वो इस तरह से जाल के रूप में रहता है ऐसे। इस जाल को हम कहते हैं क्रोमेटिन जाल। केंद्रक के अंदर जो भी द्रव्य भरा होता है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और एक सघन संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। अभी मैं सबके नाम लिख रही हूँ। जो पहले मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, गोला, कोशिका झिल्ली, अंदर केंद्रक, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य और बाहर वाला कोशिका द्रव्य। तो ये जो पार्ट बच रहा है ये है कोशिका द्रव्य। ठीक है, अंदर जो है वो है केंद्रक द्रव्य। अब इस केंद्रक द्रव्य के अंदर क्या क्या है, अब यहाँ नाम लिख रही हूँ मैं केंद्रक के। तो ये केंद्रक की बाहरी झिल्ली है, तो हम इसको बोलेंगे बाहरी केंद्रकीय झिल्ली। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं बोल रही ज्यादा हूँ, लिख थोड़ा कम रही हूँ। ठीक है, साथ साथ में लिखते जाएंगे। ये अंदर जो झिल्ली है इसे बोलेंगे आंतरिक केंद्रकीय झिल्ली। केंद्र के अंदर जो भी द्रव्य भरा है उसे बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। केंद्रक में यहाँ बना देती हूँ मैं, केंद्रक में एक सघन संरचना है जिसे बोलते हैं केंद्रिका। केंद्रक के अंदर ये धागे नुमा संरचना पाई जाती है, जो धागे की तरह बिखरे हुए हैं, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन जाल। इसी से ही डीएनए बनता है, क्रोमेटिन जाल। ठीक है, ये सभी मिलकर, ये सभी चीजें मिलकर क्या बना रही है? केंद्रक। ठीक है, तो केंद्रक में ये सारी चीजें पाई जाती हैं, क्योंकि यूकैरियोटिक है इसलिए इसमें केंद्रक झिल्ली है। अगर प्रोकैरियोटिक होता है तो ये जो धागे जैसा बिखरा हुआ है वो बाहर ही बिखरा रहता है। ठीक है, ये केंद्रक बन गया। अब केंद्रक से बाहर की ओर, केंद्रक से बाहर की ओर संरचना पाई जाती है एक इस तरह से। मैंने यहाँ एक ही बनाई है, आप चाहे तो 2-3 बना सकते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ एक और बना देती हूँ। ठीक है, ये जो संरचना बनाई है इस पे गोले बने हुए हैं इस तरह से, किसी किसी पे गोले बने हुए हैं, किसी पे नहीं है। इस एक संरचना जिस पर मैंने ये गोले बनाए हैं, इन गोलों को बोलते हैं राइबोसोम। ठीक है, देखो, और ये जो संरचना बनाई है यहाँ पे नलिकाकार, इस नलिकाकार संरचना को, ये दोनों ही संरचना को हम बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका। जिस पर राइबोसोम होते हैं,
जिस अंतरप्रदवी, दोनों ही अंतरप्रदवी जालिका है, जिस अंतरप्रदवी जालिका पर राइबोसोम होते हैं उसे हम बोलते हैं खुरदरी। खुरदरी अंतरप्रदवी जालिका, अंतरप्रदवी जालिका इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो खुरदरी ईआर, खुरदरी को हम बोलते हैं रफ। तो हम आर ई आर, क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा आ सकता है आर ई आर क्या होती है, तो इसका पूरा नाम होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तुम हिंदी में भी लिख सकते हो, देखो ऐसे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ। ठीक है, जिस अंतरप्रदवी जालिका पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदरी अंतरप्रदवी जालिका कहते हैं। अब इस वाली पे नहीं है यहाँ पे, तो जिस अंतरप्रदवी जालिका पर राइबोसोम नहीं होते हैं उसे स्मूथ या चिकनी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। स्मूथ अंतरप्रदवी जालिका। यूकैरियोटिक में मैं बना रही हूँ अभी जंतु कोशिका, ठीक है। जंतु, पादप, कवक सारी कोशिकाएं जो है यूकैरियोटिक है, ठीक है। तो दो संरचनाएं बना ली हमने, एक है केंद्रक और दूसरा है अंतरप्रदवी जालिका। अंदर जो भी द्रव्य भरा है उसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य। धीरे धीरे डायग्राम को समझते जाएंगे ताकि जब चित्र बनाए तो हम ज्यादा से ज्यादा नाम लिख पाए उसमें, ठीक है। तो ये अंदर भरा हुआ द्रव्य कोशिका द्रव्य कहलाता है। थोड़ा बड़ा बना लेना ताकि सारी चीजें अच्छे से बनाने में आए, ठीक है। अब इसी कोशिका के अंदर एक और संरचना पाई जाती है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक गोला है बाहर, और अंदर वाली जो झिल्ली है वो ऐसे उंगलियों की तरह मुड़ी हुई होती है, ठीक है। अगर तुमने चित्र ज्यादा बड़ा बनाया है तो तुम 2-3 माइटोकॉन्ड्रिया एक इधर बना लिया, एक इधर बना सकते हो। मेरे पास छोटा चित्र है इसलिए मैं सारी चीजें एक एक ही बनाऊं, ठीक है। इसका नाम भी लिखते जाएंगे, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा यहाँ पर एक और संरचना पाई जाती है जिसको हम गोले के रूप में दर्शा रहे हैं यहाँ पे, जिसको बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम, इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं। ये सब हम अलग से भी पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को अलग से पढ़ेंगे, केंद्रक को। अभी मैं सारी चीजें इसी में बना रही हूँ, क्योंकि अगर जंतु कोशिका का चित्र आता है तो हमें ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। लाइसोसोम आत्मघाती थैली, माइटोकॉन्ड्रिया शक्ति गृह, कोशिका का पावर हाउस। यहाँ पे एक और संरचना बना रही हूँ मैं। इस तरह की नलिकाकार संरचना पाई जाती है, देखो ऐसे, यहाँ पे गोले बनाने से, और ये ऊपर की तरफ ही होगी, केंद्रक के ऊपर की साइड ही होती है ये। इसे गोल्जी काय कहते हैं। ये ऊपर वाला मिटा रही हूँ, गोल्जी काय। केंद्रक के ऊपर की तरफ यहाँ पर एक तारे जैसी संरचना पाई जाती है, ऐसे तारा बनाना है हमको। तारे जैसी संरचना पाई जाती है जिसे तारक काय कहते हैं।
अगर चित्र तुम्हारा बिगड़ गया है छोटा बनाने के कारण तो तुम दोबारा बनाओगे। मैं लास्ट में देखूंगी सभी के चित्र। तारक काय कहते हैं और ये तारक काय केवल और केवल जंतु कोशिका में ही मिलता है। बाकी सारी चीजें जो है वो पादप कोशिका में भी होगी, पर तारक काय केवल जंतु कोशिकाओं में ही मिलता है। जब हम अंतर करेंगे जंतु कोशिका और पादप कोशिका में, तब हम जंतु कोशिका में लिखेंगे कि जंतु कोशिका में तारक काय पाया जाता है और पादप कोशिका में तारक काय नहीं पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ बिखरे हुए हैं, देखो राइबोसोम यहाँ गोले में लगे हुए थे अंतर्प्रदवी जालिका में। इसके अलावा कुछ बिखरे हुए भी होते हैं, ठीक है, कोशिका के अंदर भी पाए जाते हैं जगह जगह पे। इनको बोलते हैं हम राइबोसोम। और क्योंकि ये यूकैरियोटिक कोशिका है, यहाँ पर 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। जब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर लिखेंगे तो एक अंतर ये भी होगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ये सारी चीजें जो मैं बोल रही हूँ वो लिखनी भी है हमें। ठीक है। ये हमारी जंतु कोशिका की संरचना। कोई एक जना मुझे स्पीकर ऑन करके बोल के बताएगा कि सारी चीजें तुम्हें दिख रही है, तुमने उतार लिया है क्या? सुखपाल, सुखपाली, अपना माइक ऑन करो। कोई भी एक बच्चा अपना माइक ऑन करो। देखो माइक ऑन करने के लिए साइड में। हाँ मैडम, हमें दिख गया। क्या उतार लिया तुम लोगों ने? हाँ मैम, उतार भी लिया। चलो ठीक है, मैं इसको मिटा रही हूँ। एक बार वापस हाँ रिपीट मैम। कर देती हूँ। हाँ। बाहर वाली झिल्ली कोशिका झिल्ली है, अंदर जो भी है वो जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य में आधा भाग जो केंद्रक के बाहर है कोशिका द्रव्य और अंदर है केंद्रक। केंद्रक के अंदर दो झिल्लियां बनाई है, क्रोमेटिन जाल है, केंद्रिका है। केंद्रक के ऊपर एक तारे जैसी संरचना है, तारक काय। ऊपर है गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया। अंतःप्रदवी जालिका दो प्रकार की है, जिस पर राइबोसोम है वो खुरदरी और जिस पर राइबोसोम नहीं है वो चिकनी। ठीक है, लाइसोसोम पाया जाता है और कुछ बिखरे हुए राइबोसोम भी पाए जाते हैं 80S प्रकार के। ठीक है, यह है जंतु कोशिका की संरचना। इसके बाद हम बनाएंगे पादप कोशिका की संरचना। ठीक है, मैं मिटा रही हूँ ये सारी चीजें वैसी ही रहेगी। पादप कोशिका में कुछ नई चीजें ऐड हो जाएगी बस, क्योंकि ये भी यूकैरियोटिक है वो भी यूकैरियोटिक है। बस यूकैरियोटिक में किसी में कुछ चीजें ज्यादा है, किसी में कुछ कम। अब बनाएंगे हम पादप कोशिका। तो पादप कोशिका में भी हमने ये झिल्ली बनाई है बाहर, बाहर वाली झिल्ली, इसमें भी कोशिका झिल्ली है। देखो नाम वही रहेंगे सारे, कुछ कुछ नई चीजें ऐड हो जाएंगी। कोशिका झिल्ली। अब पादप कोशिका जो है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाती है, इसलिए इसमें एक और झिल्ली होती है इसको सुरक्षित रखने के लिए बाहर की तरफ, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। अब पहला अंतर आ गया है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ये जो बाहर बनाई है ये है कोशिका भित्ति।
और ये बनी होती है सेल्यूलोज की। पादपों में सेल्यूलोज पाया जाता है। और भी पदार्थ होते हैं पर मेन इसमें सेल्यूलोज है। ठीक है, कोशिका भित्ति, ये अंतर है, इसको गोला कर लेना। जब अंतर लिखेंगे तो ये इसमें लिखना। अब अंदर वही चीज, केंद्रक होगा बीच में, पर केंद्रक यहाँ बीच में ना होगा। पादप कोशिका में एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। रिक्तिका मतलब एक रिक्त स्थान है। ठीक है, खाली स्थान है, क्योंकि पादप कोशिका में पानी वानी बहुत सारी चीजें होती है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। जंतु कोशिका को अगर हम पानी में डाल देंगे तो वो फट जाएगी, क्योंकि उसमें रिक्तिका नहीं होती है। पर पादप कोशिकाओं को अगर हम पानी में डालते हैं तो इसमें रिक्तिका है, जो भी पानी उसमें एक्स्ट्रा आ रहा है वो सारा रिक्तिका में चला जाएगा, इसलिए ये फूल जाएगी, फटेगी नहीं। ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, और बड़ी रिक्तिका के होने के कारण जो केंद्रक होता है वो साइड में खिसक जाता है, बीच में ना होकर केंद्रक साइड में खिसक जाता है। केंद्रक वैसा का वैसा बनाना है जैसा हमने जंतु कोशिका में बनाया है। 2 परतें बनानी है ऐसे, और वही के वही नाम लिखना है। उस चित्र में देखकर लिखेंगे, मैं बोलूंगी सिर्फ, आपको लिखना है, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, बाहरी केंद्रकीय झिल्ली, आंतरिक केंद्रकीय झिल्ली, अंदर केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य में धागे जैसी संरचना होती है, जिसे क्रोमेटिन जाल कहते हैं। बाहरी केंद्रकीय झिल्ली, आंतरिक केंद्रकीय झिल्ली, केंद्रक द्रव्य, क्रोमेटिन जाल, और एक सघन संरचना है जिसे हम केंद्रिका कहते हैं। ये पूरी संरचना मिलकर केंद्रक का निर्माण करती है। ठीक है, और ये बड़ी संरचना क्या है? रिक्तिका। उसी कोशिका की तरह इसमें भी अंतःप्रद्रवी जालिका पाई जाती है, केंद्रक के बाहर की तरफ। जितनी भी जगह मिल रही है उसमें बना लो तुम ये चित्र, एक बार वापस रिपीट कर लेना जब क्लास खत्म हो तो। एक पर राइबोसोम बना देंगे और दूसरी पर राइबोसोम नहीं बनाना है। जिस पर राइबोसोम बनाए हैं उसको RER बोलते हैं, और जिस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं उसको SER कहते हैं। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर है, केवल एक स्ट्रक्चर अलग आया है यहाँ पे, कोशिका भित्ति, और दूसरा आया रिक्तिका। वहां रिक्तिका नहीं है, और होगी बाई चांस तो छोटी मोटी होगी इतनी सी। यहाँ पे बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। तो 2 अंतर हो गए, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। ठीक है, गोल्जी का है वही, ऊपर की तरफ गोल्जी का होगा। ठीक है, इसमें गोल्जी काय को डिक्टियोसोम कहते हैं। ठीक है, वही संरचना है, पर यहाँ पे इसका नाम डिक्टियोसोम है। डॉट डॉट करके हम कोशिका द्रव्य बना देंगे इसमें। कोशिका द्रव्य, कहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया बना देंगे। उंगली जैसी संरचना है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा यहाँ पर एक और संरचना पाई जाती है, इसको थोड़ा छोटा कर देगा हूँ। देखो, दोहरी झिल्ली है, 2 झिल्लियां बनाई है मैंने, और यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है। हम इसको अलग से भी बनाएंगे बड़ा बड़ा, अभी हम सिर्फ छोटा सा से बना लेंगे। और ये संरचना है हरित लवक, और ये केवल और केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। देखो 3-4 अंतर हो गए हैं पादप कोशिका में। एक तो रिक्तिका है, दूसरा कोशिका भित्ति है, और तीसरा हरित लवक है।
और वहां पर एक और नई संरचना थी जंतु कोशिका में, तारक काय। तो ये हम अंतर करेंगे जब हम लिखेंगे ये सारी चीजें। और कुछ गोले बना देंगे हम जो फ्री हैं, जैसा उसमें था वैसे ही सारी संरचना बना लेंगे। राइबोसोम, और राइबोसोम है 80S प्रकार के। तो हमने तीनों प्रकार की संरचनाएं बना ली है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में एक जंतु और एक पादप कोशिका। ठीक है, 2-3 मिनट का समय दे रही हूँ, चित्र बना लो अच्छे से। कोशिश करें कि सारे नाम जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लिखे हुए हों, है ना। ये ऐसे जो मैंने टेढ़े लिखे हैं ऐसे नहीं लिखना है, बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए नाम, ऐसे एक लाइन में आने चाहिए सारे, ऐसे ही सही चित्र बनाया जाता है। ठीक है, अब आज का तुम्हारा होमवर्क है, अंतर करने हैं। ठीक है, अंतर, पहला अंतर करना है पादप व जंतु में। जंतु कोशिका में अंतर कीजिए। देखो अंतर करने कैसे हैं मैं एक बार बता देती हूँ। पादप कोशिका, और इधर आएगी जंतु कोशिका। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में लिखने के लिए हम यहाँ एक और लाइन बनाएंगे, और यहाँ पहला पॉइंट लिखेंगे कोशिका भित्ति। पादप में उपस्थित है तो उपस्थित लिख देंगे, जंतु में अनुपस्थित है तो यहाँ अनुपस्थित लिख देंगे। उपस्थित है और किससे बनी हुई है, सेल्यूलोज से। ठीक है, दूसरा पॉइंट जैसे कि तारक काय था एक, किसमें था और किसमें नहीं था, उपस्थित अनुपस्थित शॉर्ट में लिख देंगे। ठीक है, लवक या हरित लवक। ठीक है, सभी प्रकार के लवक जो है पादप कोशिका में है और इधर नहीं है। ठीक है, वैसे ही जैसे केंद्रक हो गया एक, केंद्रक यहाँ पे किनारे पर था। क्यों था किनारे पर, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि एक बड़ी रिक्तिका उपस्थित है, और जंतु कोशिका में कहाँ पर है, बीच में। केंद्रक के अलावा हमारा जो भी पॉइंट बच रहे हैं वो लिखने हैं। हाँ, रिक्तिका, जैसे एक रिक्तिका भी पाई जाती है, ऐसे करके 4-5 पॉइंट हमें लिखनी है। एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, एक बड़ी रिक्तिका उपस्थित और जंतु में अनुपस्थित है, और यदि है तो बहुत छोटी। ठीक है, ना के बराबर। तो ये हमारे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर हो जाएंगे। वैसा ही हमें दूसरा करना है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में अंतर। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच अंतर, इसमें भी पॉइंट्स बना के लिखना है ऐसे।
कोशिका भित्ति। दोनों चित्रों को हम नोटिस करते जाएंगे और देखते जाएंगे। यूकैरियोटिक में हमारे पास पादप भी था, जंतु भी था और कवक भी था। ठीक है, कवक हमने अभी बनाया नहीं है इसलिए इसको छोड़ दो। ठीक है, तो कोशिका भित्ति हमने प्रोकैरियोटिक में बनाई थी इसलिए इसको लिखेंगे उपस्थित। ठीक है, उपस्थित किसके बनी हुई थी? ये पेप्टिडोग्लाइकेन। जब क्लास ली थी तब मैंने बताया था स्कूल में, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी है। यूकैरियोटिक में पादप में तो कोशिका भित्ति थी तो इसमें लिख देंगे उपस्थित, और जंतु में कोशिका भित्ति नहीं थी इसलिए इसमें लिख देंगे अनुपस्थित। यूकैरियोटिक में हम पादप और जंतु दोनों के बारे में बताएंगे। ठीक है, कोशिका भित्ति के बाद में जैसे मान लो लवक लिख दिया हमने, हरित लवक, प्रोकैरियोटिक में नहीं थे, और इसमें भी पादप और जंतु, यूकैरियोटिक में पादप और जंतु दोनों आ रही है, तो पादप में थे, जंतु में नहीं थे। ठीक है, वैसे ही हम पॉइंट लिखेंगे गोल्जी काय। गोल्जी काय इसमें नहीं है, इसमें दोनों में है। राइबोसोम, इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम थे, इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम थे। केंद्रक, झिल्ली, केंद्रक झिल्ली इसमें नहीं है, इसमें केंद्रक झिल्ली थी। केंद्रिका, केंद्रक के अंदर केंद्रिका इसमें नहीं है, इसमें थी। ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ मतलब डीएनए, डीएनए इसमें भी था और इसमें भी है। ठीक है, बस इसमें केंद्रक के अंदर नहीं था, बाहर था, तो यहाँ लिख देंगे कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ, और यहाँ पे कोशिका सॉरी केंद्रक के अंदर। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीज थी? यहाँ पे मीजोसोम थी। जितनी भी चित्र में दिख रही है वो सारी चीजें हम यहाँ लिख लेंगे। मीजोसोम इसमें था, इसमें नहीं है। मीजोसोम की जगह यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है। राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी काय, अंतःप्रद्रवी जालिका, सारे पॉइंट्स हम लिख देंगे। जिसमें है उसमें उपस्थित, जिसमें नहीं है उसमें अनुपस्थित करेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है दोनों। पहला पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, और दूसरा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर। ठीक है, मैं क्लास एंड कर रही हूँ।